हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्थान। तो मगध का उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि एक राजा है, तो मतलब जनरेशन बाय जनरेशन कैसे उन लोग का मतलब राज्य होता है। जैसे कि पढ़े थे कि वंश के अकॉर्डिंग हम लोग उस चैप्टर को मतलब उस पॉइंट को ख़त्म किए थे। जैसे कि राजतंत्रात्मक जो है वो किस तरह से है। जैसे कि एक मान लीजिए कि हमारे मतलब फादर हैं, तो हमारे फादर के बाद मेरे जो भाई है वो बनेगा राजा। तो जनरेशन से मतलब हम लोग पढ़े थे कि बनते हैं राजा। और हम मगध के बारे में भी पढ़े थे और उसके कुछ हिस्सों के बारे में पढ़े थे जो मगध का राज पर ये है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से हम लोग 16 महाजनपदों का जनपद मिलता है, मतलब उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्थान। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुखिया गया तक था। तो ये बताए थे कि पटना एवं मगध प्रमंडल वो गया तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खाई थी, जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। तो जो मगध राज्य था वो गंगा नदी के तट पर होने के कारण, गंगा नदी के किनारे होने के कारण जो स्थित थी गंगा नदी, उसके होने के कारण वहाँ का जो मतलब उसका उर्वर और उपजाऊ भी था। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। तो कृषि के कारण और वहाँ के लोग संपन्न रहते थे हर तरह से। जैसे कि हर तरह से उन लोग का मतलब जैसे कि कोई भी धन दौलत जो भी होता था उस तरह से, मैंने व्यापारियों को लेकर हर जो भी कार्य लोग करते जो भी उनके पास था उसमें वो लोग संपन्न रहते थे। मतलब कृषि में समृद्धि और संपन्नता के कारण जो वहाँ के राजा शासक थे उनके आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति आसानी थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध के दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ी एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। तो जो हमारा जो पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र नाम था। पटना जो है उसको पहले पाटलिपुत्र करते थे और इसका नाम मतलब चेंज होकर पटना बन गया। जैसे कि पहले कोई कहता था ना कि कहाँ जाना है तो पाटलिपुत्र जाना है, तो पहले पटना का नाम भी पाटलिपुत्र ही था। पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, पद्मनंद जैसे योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। जो मगध का महत्वपूर्ण शासक जो था वो बिंबिसार था और इसके जो बेटा थे अजातशत्रु थे। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो वो अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए लिच्छवी राजवंश थे वहाँ के मतलब उनकी बेटी से जो वहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी से ये मतलब विवाह कर लिया, ताकि इनका जो मतलब संबंध हो वो बढ़ भी जाए और इनका जो सत्ता है वो मजबूत भी हो जाए। अपने राज्य के पूर्व सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। मतलब जो भी उनके जैसे कि अंग महाजनपदों जो थे उस पर आक्रमण करके वो मगध में भी मिला लिया। गंगा नदी मार्ग से होने वाली व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इसके राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। और जो मतलब गंगा नदी के मार्ग मतलब जो गंगा नदी है उसके मार्ग से जितने भी व्यापार होते थे उसमें अधिकार प्राप्त किया और उससे उसका मतलब अधिकार होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और आर्थिक संसाधन में इसकी तरक्की हुई, वृद्धि हुई।
बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और विजयी संध के साथ युद्ध किया। तो कौशल और वजीजी का जो कौशल और वजीजी संघ था उससे ये युद्ध किया और कौशल के राजा प्रसेनजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। तो ये जो था प्रसेनजित को युद्ध में पराजित कर दिया, हरा दिया और काशी को प्रसेनजित को हराकर और पराजित करके काशी को प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशिष्कार की सहायता से वजी संध के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति कमजोर कर जीत लिया। तो जो अजातशत्रु था वो अपने मंत्री से सहायता लेकर जो वजी संध उसमें फूट डालकर, मतलब उसमें एक होता है ना कि आग में तिनका लगाना है, फिर आग में घी डालना, जैसे कि उन लोग में लड़ाई करवा के एक दूसरे में फूट डालकर और उन लोग को कमज़ोर करके वो चीज़ उनको जीत लिया, मतलब कमज़ोर कर जीत लिया। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलीग्राम में सैनिक छावनी, सेना के रहने का स्थान, मतलब छावनी होता है जो सेना को रहने का स्थान बनाया जाता है। छावनी सेना को रहने का अधिकार का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो जो छावनी जो सेना के रहने के लिए जो स्थान बनाया था वो बाद में उसको पाटलिपुत्र नाम से मतलब बाद में विख्यात हुआ, मतलब जाना गया। अजातशत्रु के बाद उदयदीन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफी बढ़ गई। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई। तो जो उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और उसके मतलब उसी के काल में जो मतलब ये था अजातशत्रु के बाद जो उदयन बना था मगध का राजा, उस समय ये मगध और अवंती के बीच बहुत ज़्यादा मतलब शत्रुता बढ़ गई और दुश्मनी बढ़ गई। उस समय अवंती का राजा प्रद्योत था। इसने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। तो जो सिकंदर का जो सेना था, जैसे कि उन लोग का लास्ट में मगध पर आक्रमण किए, हमला किए, लेकिन जो सिकंदर का जो सेना था वो मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम मगध पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको करना है तो कर लो, मैं नहीं करूँगा। तो वो लोग करने से इनकार कर दिए। कौन? सिकंदर का जो सेना थे वो लोग, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। तो मतलब सिकंदर का जो शासक वो थे, सेना थे, वो इसलिए मना कर दिए क्योंकि जो मगध के पास विशाल सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। मतलब एक जो था धनानंद जो था एक अत्याचारी राजा था और इसलिए वो प्रजा के काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध देखिए तो कौन से मतलब राजा जो था वो धनानंद को हराया, तो चंद्रगुप्त। तो उनको ही हराकर, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। तो आप
मौर्य साम्राज्य के बारे में आप अध्याय 9 में यानी चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। गणराज्य के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था, जैसे शाक्य, लिच्छवी, वजिज, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलियल, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। ऐसा सा नाम है ना। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वजी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो मगध वजी जो संघ था, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मानचित्र में वजी संघ की पहचान करें। 1 मिनट। मेरे फिगर में तो कहीं वजी नहीं दिख रहा है। वत्स दिख रहा है, पाटलिपुत्र दिख रहा है, मगध दिख रहा है, अवंती दिख रहा है, मत्स्य वजी नहीं दिख रहा है सही कहीं। शायद ये बहुत ज़्यादा इसमें इरेज हो गया है, इसलिए। अब अपने फिगर में देखिएगा, आपका बुक न्यू होगा तो उसमें दिखेगा। मेरा बुक पुराना है तो थोड़ा इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मेरे में वजी नहीं दिख रहा है। आपके मानचित्र में आपके मैप में होगा तो आप देख लीजिएगा। वजी संघ 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेश, वजी प्रमुख थे। वजी संघ के विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। यह राजा विभिन्न अवसर पर एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुँचते थे। वजी संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण से इसे गणराज्य कहा जाता है। गण शब्द का प्रयोग इस कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो गण का शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के लिए किया जाता है। वजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ के राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मंत्री संबंध स्थापित किया। तो जो चेटक था वो अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर और मंत्री संबंध में मतलब संबंध बनाया, स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया था। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। गुप्त राज चंद्रगुप्त अध्याय 12 में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो जो चंद्रगुप्त जो थे वो भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध बनाए थे, जो बिंबिसार जो किए थे। तो वो भी किए थे। क्यों किए थे? कि इन लोग कर रहे थे क्योंकि अपने ये जो सत्ता था उन लोग मतलब उनके लड़की से शादी करके और उस सत्ता को और स्ट्रांग मजबूत बना लेते थे। वजी संघ और अजातशत्रु। वजी संघ यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध अध्याय 8 के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वजीवांशी तब तक उन्नति नहीं करते रहेंगे जब तक पहला वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, दूसरा आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, तीसरा पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, चौथा बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, पांचवा
मतलब ये है कि उन्नति करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, तो ये 7 पॉइंट है। 5वां है वजीब महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। 6 शहरों एवं गाँवों में चैत्रियों का रख रखाव रखेंगे। 7 विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करके और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। प्राचीन भारत के गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता असमानता देखते हैं, क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, नगरों का विकास। लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता अध्याय 5, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, कहा जाता है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद अब दूसरी भारत में नगरों का प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले यानी 600 ईस्वी पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। बनारसी, वैशाली, चंपा, राजगीर, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र जो पटना को कहा जाता है, आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगरों राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए जहां शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों के प्रधानता थी। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प एवं व्यापारिक जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगरों में विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। उनमें से कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से ये नगर व्यापार के केंद्र में भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यह बस्तियां भी नगरों में परिवर्तित हो गई। स्मरणीय है कि ऐसा नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आगमन के लिए भी यह सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे होते थे, जहां के नगरवासियों का अनाज और वस्तुओं का उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इनके शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास सभी शामिल थे। इन अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मूल्यों या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन के रूप रेखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। मानचित्र पृष्ठ 65 पर नज़र डालिए। और ये मानचित्र जो मेरा मानचित्र इरेज हो गया, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा और करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।